कौन सी पेपर बना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है सर। सर कहाँ चले गए थे आप? माइक बंद है सर। सर आपका। हाँ, अब अगेन बोलता हूँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ चले गए थे? बहुत दिन बाद दिख रहे सर आप। सर अरे मेरी एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस आ गई थी बेटा, एक क्रैश कोर्स दिल्ली गया था तो गैप आ गया है कि नहीं। और बता सकते हैं कैसे हो? खड़े कब में सर? हाँ, तो आप कैसे हैं? शुरू किया जाए। सर पहले होमवर्क का आंसर बताओ, बहुत दिन हो गया लटका था। क्या होमवर्क था बताओ। अरे कौन सा होमवर्क? अरे ट्रिपल बॉन्ड वाला जिसमें तू उड़ाया था मेरा बुच्च वाला। कौन सा? डालूं डालूं क्या व्हाट्सएप पे डालूं? व्हाट्सएप पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो। क्या टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? हाइड्रोकार्बन। अच्छा अच्छा अच्छा। आ गया। डाल दी सर, आ गया। अच्छा ये लो सर। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया था, इसमें एक क्वेश्चन था इस तरीके से। ये क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको तीर से सीखना चाहिए। तीर कमान से, यानी जो निशाने पे सीधा जाकर लगे तो असली सटीक निशाना वो होता है। तो सटीक निशाने का मतलब ये है कि इस समय ये तीर है रिएजेंट, और आपको ध्यान है रिएजेंट किस पे काम करता है, ये नॉलेज आपको लेनी चाहिए। तो आपको ध्यान है ये केवल ट्रिपल बॉन्ड को टच करता है और किसी को टच नहीं करता। पहला बॉन्ड ध्यान है आपको, इसका नाम था लिंगार्स रिएजेंट। तो सोचो इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल में इस समय ये रैंक आ रही है, ये पूरे स्ट्रक्चर में से किसी को टच नहीं करेगा, सिर्फ इसको टच करेगा। पहला पॉइंट। और दूसरा आपको याद होगा इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये हाइड्रोजन को सेम साइड से जोड़ते हैं। अब आप दिमाग लगा के सोचो, अगर ये अपने में से निकलने वाले दो और H को सेम साइड से जोड़े तो ये देखो बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर आता है। इस बार सोचो इस ट्रिपल बॉन्ड पे अगर इसने अटैक किया तो इस समय आपका स्ट्रक्चर में बिल्कुल यही का यही सेम सिन एडिशन हो जाएगा। अब आप सोच के देखो, अगर सिन एडिशन हो गया तो क्या अब इसको की रैंक होगी? नो सर, ये तो इनएक्टिव हो जाएगा ऑप्टिकली। तो आंसर आ गया ऑप्टिकली इनएक्टिव टू फॉर्मूला। हाँ सर, बन गया था, यही आंसर था मेरा। अब आप सोच के देखो, जैसे एक चीज से दूसरी चीज को पकड़ते हैं, एक चीज को सीख लो तो दूसरी चीज को उसके ऊपर अप्लाई करो। जैसे सोचो इसके ऊपर लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम या लिथियम डाल दो एटम में। याद होगा मैंने इसको कराया था बर्थ रिडक्शन, लिखा था ना। और आपको ध्यान है इसका आंसर होता था सिल्क एंटी ट्रांस। आपका H अपोजिट लग जाएगी। अब आप चेक करो दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट? डिफरेंट। इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव। इसीलिए क्वेश्चन करते समय
हमें अर्जुन वाला केस ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन जो क्वेश्चन पूछा था गुरु द्रोणाचार्य ने, वो बिल्कुल हमेशा याद रखो कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको उस चिड़िया की आंख दिख रही है, इसका मतलब चिड़िया की आंख किससे दिखती है? यानी हमेशा ध्यान रखो। सर रुक गए हैं क्या? बेटा नहीं। अरे नहीं रुके, तुम्हारा नेटवर्क इशू है। आवाज बोलो आगे। सर कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा बेटा कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो पेपर में भी, तो उसके स्ट्रक्चर में मत जाएगा। वो रिएजेंट सटीक तौर पे किस पे अटैक करेगा सिर्फ उसको देखा करो, और बाकी पार्ट में कुछ मत करो तो आपके आंसर निकलने आसान होंगे। ये तरीका अपनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। और लैंग्वेज की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसको बहुत आराम से और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, नहीं तो पेपर इतना इजी आता है, सिर्फ आपकी समझदारी चेक होती है। चलिए साहब, तो आज अपन अपने अगले पॉइंट में एंट्री करते हैं कि हमने अपने हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन एल्काइन की लगभग सभी केसेस कंप्लीट कर दी। तो बेटा आज हम जो एंट्री करने जा रहे थे वो एरोमेटिक में करने जा रहे हैं। तो आज की हेडिंग डाल दीजिएगा एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, अब देखो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब आप समझते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड। यानी एरोमेटिक के अंदर अगर अपन पूछे कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं वो सभी कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो, प्योर बेंजीन रिंग हो, उसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगता जाए, जैसे फिनॉल तो OH आ जाएगा, एनालिन तो NH2 आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन तो क्लोरो आ जाएगा, बेंजोल्डिहाइड तो CH2 आ जाएगा। मींस द रिंग मेंटेन रहेगी, उसको एरोमेटिक कहते हैं। सर माइक को ऑफ करो ना उधर से पहले आप। माइक ऑफ कर दूं? हाँ कितना? अच्छा, दूसरे बच्चों की आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, कोई लगता है स्पीकर पे फूंक मार रहा है। सबको ठीक है, यस सर। ये लो। अब आप चेक कीजिए इसके अंदर भी, इस एरोमेटिक के अंदर बेंजीन, तो सबसे पहली नॉलेज ऑफ बेंजीन की लो कि बेंजीन जो होती है उसका फॉर्मूला है C6H6। अब इसके स्ट्रक्चर को समझो पहले, आप उसकी नॉलेज हो। तो अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन 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 की 6 की रिंग है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। आप सब जानते हैं ये बात, लेकिन नॉलेज क्या होनी चाहिए इसके बारे में कि सारे कार्बन sp2 हैं। तो अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को बनाएं तो सोचो इस बेंजीन में सारे कार्बन अगर sp2 हैं तो हर कार्बन पर आप चेक करना, आपको बकायदा ये एक sp2 पे 3 sp2 के ऑर्बिटल दिखाई देंगे। ये जो मैं लाइन पीछे इसके ऊपर लिख दिया, अब सोचो sp2 और जो pz है वो इसके ऊपर लिखा, ये pz। तो इस समय इसको मैं कलर चेंज कर दो, तो ये इसका कलर में कर दो पिंक, एक ये पिंक कलर, ये लिखा, ये आ गया pz। अब आप सोचिए इसका मतलब हर कार्बन पर इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है sp2 देखो ये ट्रायंगल बन रहा है sp2 का, और सभी के अंदर 120 डिग्री का एंगल आ रहा है। ये इस समय पूरी रिंग sp2 के 6 सिग्मा बॉन्ड से बनी है, और हर कार्बन पर आपको pz ऑर्बिटल राइट एंगल या 90 डिग्री के बॉन्ड पर आपको दिखाई देना, ये देखिए, ये देखिए, ये। अब आप सोचिए इस समय बेंजीन रिंग की कल्पना करके देखो, तो इस समय पूरी बेंजीन रिंग फ्लैट है, ये इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ पर आप गौर से देखो कि इस फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो ये pz ऑर्बिटल है वो राइट एंगल पर है, ये तो बाल ले जा रहे हैं। यस, तो अब आप सोचिए कि जो बेंजीन की रिंग है उसमें इस तरीके से, ये देखिए आप,
ये बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन रिंग के अंदर देखो ये रहा राइट एंगल पर ये पीजेड ऑर्बिटल है, आधा ऊपर आधा नीचे, ये देखो पीजेड ऑर्बिटल आधा ऊपर आधा नीचे। तो सोचो इस तरह से 6 पीजेड ऑर्बिटल पिंक कलर में दिखाई दे रही है। अब आप सोचो ऊपर की जो पालियां या लोब्स है वो आपस में बॉन्डिंग कर रही है और नीचे की जो पालियां है वो नीचे बॉन्डिंग कर रही है। तो अगर मैं इन बॉन्डिंग को मिला दूं तो गौर से देखो क्या बॉन्डिंग बनेगी। ये मैंने इसको यहां से मिलाया, ये मैंने ऊपर की पाली के सारे पी ऑर्बिटल की लोब्स को मिला दिया। अब इसी तरह से नीचे की पाली को मिलाता हूं मैं आपस में, तो देखो नीचे वाली पाली को मिलाऊं, अब आप गौर से देखो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझो। आप इस समय बेंजीन की पूरी रिंग अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल बर्गर की तरह, बर्गर के अगर आपने बर्गर देखो तो बर्गर के अंदर अगर मैं चीज की लेयर को, ये चीज की लेयर इसको बेंजीन की रिंग मानूं और ये ऊपर की तरफ आपके बंस या आपके इस तरह के ब्रेड के 2 टुकड़े, ये बेंजीन किस तरीके से। तो दिमाग लगा के सोचो, हमेशा ध्यान रखना कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये पॉइंट बड़ा काम आएगा कि सर बेंजीन की जो रिंग होती है उस रिंग में कार्बन कार्बन की लेयर तो बीचों बीच पनीर की लेयर या चीज की लेयर की तरह है और ऊपर और नीचे पाई का क्लाउड है। ये है पाई का क्लाउड जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर रहता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको सीखना है वो क्या कि सर ये जो पाई का क्लाउड है इसी के कारण बेंजीन की रिंग एक न्यूक्लियोफाइल बन गई। इस समय ये पूरी रिंग एक न्यूक्लियोफाइल, तो आज के बाद बेंजीन को हर स्थिति में न्यूक्लियोफाइल मान के चलना, यानी इसमें जो हमेशा अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का ही होगा। ये पहला पॉइंट। तो आज का पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेंजीन की स्ट्रक्चर से कि बेंजीन विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, पहला, एंड ऑलवेज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट ये स्टार्ट होता है कि सर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप आगे जुड़ता है, तो सोचो अगर इस बेंजीन रिंग पर मैंने किसी ग्रुप को जोड़ दिया और सोचो वो ग्रुप जो है अपना प्लस एन दिखा, तो सोचो प्लस एन का मतलब क्या होता है, याद करके देखो। प्लस एन का मतलब होता है कोई ऐसा ग्रुप जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो अब सोचो अगर इस क्लाउड के अंदर किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया प्लस एन, तो सोचो इसके इलेक्ट्रॉन भी इसमें मिल गए। अब आप सोचो इसके इलेक्ट्रॉन भी इस रिंग में गए तो रिंग की डेंसिटी क्या हुई, बढ़ गई। तो सोचो रिंग की डेंसिटी बढ़ने का मतलब है रिंग एक्टिवेशन। तो आज के बाद हम इसी का फायदा उठाएंगे कि बेंजीन की रिंग पे पहले से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अगर उस पे प्लस एन ग्रुप लगा दो तो हमेशा डेंसिटी बढ़ जाती है, एक्टिवेशन हो जाता है और ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की जगह बनने लगती है। अब दूसरा पॉइंट, अगर कल को बेंजीन रिंग के अंदर माइनस इफेक्ट लगा दिया जाए, अब माइनस इफेक्ट लगेगा तो समझ क्या हुआ कि अगर मैंने बेंजीन रिंग में माइनस लगाया तो जो क्लाउड बेंजीन पे पहले से प्रेजेंट था वो भी खींच के बाहर आ जाएगा, तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा, थिनर हो जाएगा। ऐसे में अपन कहते हैं रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, और रिंग अगर डीएक्टिवेट हो जाएगी तो सोचिए इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। इसमें अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, तो सोचो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की रेट कम हो जाएगी इसकी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की रेट पास। तो हमें बस बेंजीन की इतनी सी नॉलेज आनी चाहिए बस, पहला पॉइंट। तो मेरी बात अगर समझ में आ गई तो सोचो आपके सामने ये बेंजीन रिंग है, आपके सामने ये बेंजीन रिंग है सर। हाँ जी सर, बोलो सर वन टाइम और बताइए ना, नहीं समझ में आया। तो देखो दिमाग लगाओ, मैंने आपसे पहला स्टेप ले लिया, मैंने कहा बेंजीन रिंग पे कुछ मत लगाओ, नॉर्मल बेंजीन ये। तो इस समय क्या होगा, ऊपर और नीचे पाई का क्लाउड है, पाई का अब पाई का क्लाउड,
और पाई के क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग किसकी तरफ बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप, पहला काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा, इसके कारण जैसे आज के बाद कोई भी प्लस है बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज्यादा, यानी पहले मान लो इसमें 10 ग्राम इलेक्ट्रॉन थे तो आपने और दे दिया तो 12 ग्राम हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियोफिलिक। तो सोचो इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण करने की रेट बढ़ जाएगी। अगर रिंग पे माइनस एन जोड़ दें तो माइनस एन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो रिंग पे डेंसिटी कम हो जाएगी, तो अपन कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं रेट कम हो जाएगी। ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट में क्लियर किया। अब इसी बात को मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ देखो 3 बेंजीन रिंग, अब इस 3 बेंजीन रिंग में मान लो आपने यहाँ पर लगा दिया NH3, मान लो आपने लगा दिया CHO और इसमें कुछ भी नहीं लगाया, तो सोचो जो बेंजीन पे अगर कुछ नहीं लगाया तो ये बेंजीन, ये तो इस समय यूं सोचो, अगर संख्या बताऊं तो 10 ग्राम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यूं मान। अब आप सोचो अगर आपने ये ग्रुप लगा दिया तो सोचो इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एन के माइनस एन, तो सोचो माइनस एन। प्लस एन है, तो सोचो इस 10 ग्राम में इजाफा होने जा रहा है, बढ़ोतरी होने जा रही है, या डेंसिटी कम होने जा रही है, डेंसिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो सोचो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ऑर्थो एंड पैरा पे। पैरा, ये वाला पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, इस ग्रुप को लगा दिया माइनस, सोचो जो 10 ग्राम पहले क्वांटिटी थी वो 10 में से 8 रह गई, तो 8 रह गई, तो सोचो इस रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। कम हो गई, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक रेट कम हो जाएगी। कम हो गई, इलेक्ट्रोफाइल एक ही जगह अटैक करेगा, कहां पर, मेटा। तो मेटा पर। आज के बाद आपकी सेकंड नॉलेज क्या होगी, आज के बाद एग्जामिनर जब आपको बेंजीन रिंग के कंपाउंड दे तो आपको देखते समझ में आ जाएगा कि इन तीनों में से इलेक्ट्रोफाइल दौड़कर किसके पास जाएगा, ए, बी या सी। ए के पास। सबसे कम किसके पास जाएगा, बी के पास। और नॉर्मल बीच में के पास। आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट यानी आक्रमण करने की दर पकड़ में आ गई, प्लस एन की सबसे ज्यादा, माइनस एन की सबसे कम, और बेंजीन बीच। क्या मैं होप करूं मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नंबर 1। ये मैंने क्यों कराया, मैं इसका कारण बताता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पिक्चर। पूरे कोर्स में जहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक ही लिखा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापनी अभिक्रिया। तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं अब इसको यहां से हटाने जा रहा हूं। हटा दो। यस सर। अब देखो जब आपकी बेसिक नॉलेज पक्की हो गई तो अब इसके अंदर बकायदा मैकेनिज्म पार्ट के आपके टॉपिक पे जा रहा है। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको बोलते कैसे हैं, या तो जो लिखा उसके अकॉर्डिंग चलें, तो ESR या फिर पेपर में इसको ऐसा लिखा हुआ आता है SE रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर पेपर में लिखा हुआ आता है ऐसे
एरोमेटिक, एस की रिएक्शन। तो ये सभी लिखने के तरीके हैं। अब पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो पहले अपन ये वाला पॉइंट लेते हैं, क्या है सब्स्टिट्यूशन। टुकड़ों में अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सिंपल खो-खो। आपको एक गेम आता है खो-खो खेलना, आता है पता है ना। खो वाले गेम में क्या होता है, कोई आता है और पीठ पे धक्का मारता है, वो बंदा उठ के चला जाता है, उसकी जगह खुद बैठ जाता है। दैट इज कॉल्ड इसका माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ कर दो बेटा। प्रांजल माइक ऑफ करो। ये इस समय एडी नाम का एक सबस्ट्रेट। अब आप सोचिए, आपने उसके अंदर एक सी डाला, तो इसमें सी कौन है। तो ये सी इस समय रिएजेंट, ये एक अभिकर्मक है, ये एक आक्रमणकारी जाति है। अब ये क्या करेगी, जो बदलती रहेगी जगह जगह पर, तो मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं। तो सोचो ये जो सी है ये इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके इस बी को मानो यहाँ से हटा देगा। तो सोचिए आपका जो प्रोडक्ट बना वो ए, बॉन्ड के ब्रेक होने से बी निकल जाएगा और उसकी जगह कौन आके जुड़ गया, ये सी। तो ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट और ये रिलीज हो गया इसमें से। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरा नाम नहीं, केवल ये वाला। तो सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या बनी, substitution reaction in which any attacking species attack or substrate or replace or remove any atom or group from substrate molecule। या मैं यूं बोलूं कि एक इनकमिंग होगा एक आउटगोइंग। अगर इनकमिंग आउटगोइंग किसी रिएक्शन में दिख रहा है दैट इज सब्स्टिट्यूशन। इनकमिंग का मतलब जो आने वाला है, आउटगोइंग का मतलब जो उसकी जगह से निकलने वाला। तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला पॉइंट। अब पॉइंट आता है कि सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली में हमारे पूरे कोर्स में 3 कैटेगरी में डिवाइड है। अपन जो पढ़ने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि इनकमिंग यानी आने वाली जाति, आने वाली स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल और जाने वाली जाति भी इलेक्ट्रोफाइल। So incoming, outgoing, both are electrophile. That is called electrophilic substitution reaction. और यही अपन पढ़ेंगे आज अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरी FRSR। तो अब की बार आपका C जो है वो नेचर में कौन हो गया, फ्री रेडिकल। अपन देख चुके हैं एल्केन। एल्केन में आपको ध्यान है सारी रिएक्शन अपने FRSR में, वहां पर जो आता था वो फ्री रेडिकल और जाता था वो भी फ्री रेडिकल। तो ये सारे एल्केन वो रिएक्शन करते हैं। और तीसरे प्रकार की रिएक्शन होती है SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो अपन SN लेते हैं उसमें N हमारे काम का है, N लेना न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो सोचो ये रिएक्शन कौन देंगे, जिसमें लिविंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे हेलो एल्केन्स, जैसे अल्कोहल, जैसे ईथर, जैसे एसिड, जैसे एसिड के डेरिवेटिव। तो इसका मतलब आज के बाद सब्स्टिट्यूशन का तो मतलब ये रहा। और जो इनकमिंग है और जो आउटगोइंग है, ध्यान रखना इनकमिंग और आउटगोइंग एक जैसे होते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो दोनों इलेक्ट्रोफाइल होंगे, फ्री रेडिकल है तो दोनों फ्री रेडिकल होंगे, और न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ये 3 कैटेगरी की रिएक्शन होती है। आज हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में काम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप देखो कैसे इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लेंगे बेंजीन। ये देखो इस बेंजीन में हमारा आउटगोइंग होगा ये रहा, जो भी है ये रहा H, और अटैकिंग स्पीशीज होगी इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा आपका C। तो क्या होने जा रहा है, ये रिएक्शन का ऊपरी भाग। अभी अंदर घुस के नहीं देख रहे अपन, क्योंकि अंदर घुस के देखने के लिए तो क्या होगा, अपने को अंदर के लिए मैग्नेटिक चाहिए। अब देखो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इसमें से H को धक्का देके बाहर निकालेगा। अब आप सोचिए आपकी बेंजीन रिंग पर इस H के निकलने की जगह पर कौन आके बैठ गया, ये E। इसका मतलब ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट।
प्लस कौन इसमें से बाहर निकल गया, तो ये लिखिए सब आपका H प्लस B। तो हमारा एक सुपरफिशियल कांसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत डिटेल नहीं, बहुत छोटा पॉइंट कि आज के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एम फिक्स कर लो कि हमेशा बेंजीन रिंग के ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा एम फिक्स हो गया, हमेशा एरो से हमको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और उसको लाके H के थ्रू भगाना है, H की जगह वो आके बैठेगा, H चला जाएगा। तो ये हमारा एक सुपरफिशियल वर्ड हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि रिएक्शन of aromatic benzene compound in which attacking electrophilic species substrate remove या replace electrophilic hydrogen, and that is said to be electrophilic substitution reaction। यानी एक ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होगा और वो बेंजीन के H को हटाकर खुद बैठ जाएगा, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो मैंने पीछे बात बोली थी कि रिंग हमेशा न्यूक्लियोफाइल होती है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल, तभी तो किसको बुला रही है, इलेक्ट्रोफाइल। हम इसमें कभी भी इसको नहीं लाएंगे, हालांकि मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, आता है, लेकिन 100 का 1%। तो हम 1% का भी जोर क्यों दें, अभी हम 100 में से 99% की बात करें तो 99% का मतलब है कि ऑलवेज रिंग के ऊपर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। पर कोई भी रिएजेंट लिखा मिले तो उसमें से किसको ढूंढने की कोशिश करना, इलेक्ट्रोफाइल। मेरी बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोफाइल। स्नैपशॉट करो तो अब इसकी मैकेनिज्म यानी इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। यस सर। डन सर। डन सर। अब चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर अपना मैकेनिज्म पार्ट। अब आपको हम डिटेल में लेके जा रहे हैं। अब इसका बेसिक यानी कि कुछ अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके लिए पहले मैकेनिज्म ये सर। तो आपके सामने यहाँ पर लेके जा रहा हूँ मैं ये बेंजीन रिंग, ये एरो के ऊपर लिखने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल, और ये बनने जा रहा है इसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और ये निकल गया इलेक्ट्रोफाइल। ये कहलाती है रिएक्शन। ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन अब ये कैसे होगी इस पे धीरे अपन डिटेल लेने जा रहे हैं। अब देखो जो आपको एक लाइन में रिएक्शन दिखाई दे रही है, एक्चुअली में इसको होने के लिए 3 स्टेप करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म का स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट का नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी मींस सबसे पहले इस रिएक्शन को करने से पहले आपको एरो में से किसका बनना देखना होगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये सबके लिए ये इसकी डिटेल अपन यहाँ नहीं, हर रिएक्शन में इसकी डिटेल अलग होगी। तो सबसे पहला एम है हमें इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, जनरेट करना है, और ये सब जगह मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप का नाम है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि मैंने जानकर से इसका नाम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, टेक्निकली हम इसको ये वर्ड नहीं बोलते हैं, इसका यूज हम बताएंगे क्या करते हैं। इसका एक्चुअली में वर्ड मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उससे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसको यही बोलते हैं। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओ कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। होता क्या है, आपने लिख बेंजीन। अब बेंजीन के बारे में आप सबको जानते हो कि बेंजीन में रेजोनेंस चलता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड घूमता रहता है, और इसके कारण न्यूक्लियोफाइल बन जाता है बेंजीन, और इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा H, ये हटने वाला। लेकिन ये एकदम से नहीं हटता, सबसे पहले इसके ऊपर क्या होता है, जो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाया है
वो इसके कांटेक्ट में। अब आप सोचो जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो पाई का क्लाउड घूम जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना, मैंने नाम दिया था एल्कीन के अंदर या एल्काइन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब आप सोचो क्या होगा, जैसे ही बेंजीन के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये पाई का इलेक्ट्रॉन घूम के इस कार्बन पे जमा हो जाएगा, तो कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो सोचो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ेगी। अब आप सोचिए सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, पहले इसमें सब कुछ जुड़ा है। ये देखो ये जो आपका H निकलने वाला था ये निकला नहीं है, इसी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया तो एक नया सिग्मा हो गया, सिग्मा का नंबर बढ़ गया, देखो एक पाई कम हो गया, और बाकी पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव और बाकी कंडीशन एज इट इज। अब आप गौर से देखो, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, प्रेजेंस ऑफ माइंड से दिमाग लगाना, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हो गया। और अच्छे जानते हैं कि दोनों में से स्टेबल कौन है, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है कि नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब एनर्जी में ये बढ़ गया, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है, वो एरोमेटिक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा एनर्जी बढ़नी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल हो गया, उसने नॉन एरोमेटिक चला गया। लेकिन नॉन एरोमेटिक में जाते उसने कार्बोकेटाइन बना लिया, और कार्बोकेटाइन देखो रेजोनेंस में दिख रहा है यहाँ पर। तो इस समय रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, ये देखो। अब रेजोनेंस स्टार्ट होगी तो आपको रेजोनेंस का मतलब पता है कि रेजोनेंस में हमेशा चार्ज अल्टरनेट मूव करता है। तो सोचो ये पॉजिटिव यहाँ आने वाला और पाई उसके अल्टरनेट जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर रेजोनेंस में जो बनेगा वो चेक कीजिए, ये रहा आपका H, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये पॉजिटिव अल्टरनेट पोजीशन पर चला। और आप जानते हैं अच्छी तरह कि पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेट जाने पर पाई भी अल्टरनेट, ये कार्बोकेटाइन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर देखो आपका कार्बोकेटाइन फिर अल्टरनेट पोजीशन पर जाएगा, तो अगले स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन फिर अल्टरनेट पोजीशन। ये देखो, अब आप सोचिए इस समय आपका बेंजीन का कार्बोकेटाइन रिंग के अंदर चक्कर लगाना शुरू हो, तो इस समय आपका ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन। वापस से मेरी बात को अच्छे समझ लेना। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, दूसरे स्टेप में एरोमेटिक रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफाइल पेनिट्रेशन किया, और घुस के इसको एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनाकर खुद को जोड़ लिया। इसके जुड़ते ही एनर्जी बढ़ी, लेकिन इस रेजोनेंस ने एनर्जी को फिर नीचे करना शुरू कर दिया, तो स्टेबिलिटी आ गई। तो सोचो ये जो रेजोनेंस है, इस रेजोनेंस के जितने स्ट्रक्चर बने, यदि उन्हें मिला दिया जाए तो RH बनता है। मैंने आपसे कहा भी था। तो सोचो इन सब का RH क्या बना, तो इन तीनों का अगर मैं RH बनाता हूं तो देखो ये RH, ये रहा आपका H, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और आप चेक करके देखो आपका जो पाई बॉन्ड है यानी पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ नहीं जाता, तो यहाँ तो sp3 है, sp3 को जाना आपको इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। तो सोचो इस समय ये जो हमने हाइब्रिड फॉर्म बनाई, ये देखो ये जो हाइब्रिड फॉर्म बनाई, इस हाइब्रिड का नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इस समय किसको बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से जो नया सिग्मा बॉन्ड बन के रेजोनेंस से हाइब्रिड बना, उसका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हम इसका एक नया नाम भी देते हैं, कैसे? इसको नाम दे सकते हैं एरेनियम आयन। आपको वैसे इसको एरेनियम क्यों बोला? क्योंकि एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक का पॉजिटिव बना है, ओनियम का मतलब होता है पॉजिटिव। तो सोचो बेंजीन पर पॉजिटिव आ जाए तो उसको एरेनियम आयन बोलते हैं, या इसको इसके वैज्ञानिक जिसने बनाया था उसके नाम पे बोलते हैं वेलेंट स्ट्रक्चर।
इसको बोलते हैं विजिलेंस स्ट्रक्चर। तो इस समय हमारा सेकंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, एक नया सिग्मा बन गया, और ऐसे को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विजिलेंट। अब सोचो ये स्टेप होता है आरडीएस, क्योंकि इस समय एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो ये आरडीएस में आता है स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेकंड नंबर। अब आता है स्टेप नंबर 3। सर सर ये जो है ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ना, उसको वन टाइम और बताइए तो। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सिंपल है, जब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा, और पाई बॉन्ड कम होगा तो एक नया सिग्मा बनेगा। तो ये सिग्मा का बनना सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रही है? यस सर। यस। तो इसका मतलब जब जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है रिंग के अंदर, ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना। अब यहाँ मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, जो थोड़ा सा हायर हिंट है उसको पकड़ना। आपस में देखो, दिमाग लगाओ, अब क्या होने जा रहा है। मान लो ये तो बेंजीन है। सर हाँ जी बोलो सर ये आप सर ये क्या बोलते हैं? लिखे आप बताइए तो। इसमें ये अल्फा कॉम्प्लेक्स के बाद। अल्फा नहीं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ सिग्मा उसके बाद। उसके बाद लिखा हुआ है एरेनियम आयन। एरेनियम का मतलब होता है एरोमेटिक यानी रिंग, और ओनियम का मतलब होता है पॉजिटिव। तो एरेनियम का मतलब है रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का घूमना। जब वो पॉजिटिव घूम रहा है तो रेजोनेंस करता है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे चलता है, तो उससे बनने वाले RH को, ये सब तो RS है और ये RH, ये एक तरीके से देखा जाए तो RH है, और ये देखा जाए तो ये तीनों के तीनों RS। और आपने पढ़ा हुआ है कि RS मिलकर RH बना, तो ये बन गया आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो, समझ आ गई? यस सर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले जा रहा हूँ, उसको समझना। उस पे क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में भी। ये बेंजीन नहीं है। आप सोच के देखो, अगर ये फिनॉल या एनिलीन होता तो क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे असर आता? तो देखो, दिमाग लगाओ, अगर ये फिनॉल होता तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा होगा? OH। तो क्या लगा होगा? NH2 लगा होता ना। अब आप सोच के देखो, अगर यहाँ OH लगा होता, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब आप सोचो, अगर यहाँ पर OH लगा होता तो सोचो, जब ये पॉजिटिव चलता चलता इसके नीचे आता तो इस जगह पे लगा हुआ OH के इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। बैकबॉन्डिंग याद है? बैकबॉन्डिंग रेजोनेंस की। यस सर। पॉजिटिव यहाँ आ गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए जाएंगे। तो सोचो, इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी बढ़ जाएगी। सर। इलेक्ट्रॉन दिया तो आपने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया ना उसका। अच्छा हाँ हाँ हाँ। आपने अगर बैक बॉन्डिंग करनी तो सोचो, ऑक्टेट पूरा होगा ना कार्बन का, तो हाँ तो स्टेबल हो जाएगा ज्यादा। रेजोनेंस होती है या बैक बॉन्डिंग होती है, हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सोचो, इस समय रिंग की स्टेबिलिटी कम हो रही है। बढ़ जाती, यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती। और सोचो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब एनर्जी कम हो रही है। स्टेबिलिटी एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सोचो, आज के बाद बेंजीन रिंग पर कोई भी +M ग्रुप लगा हो तो वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा और एनर्जी को कम घटा देगा। अब उल्टा सोचो, इसकी जगह नाइट्रो लगाओ। सोचो, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगाओ, और अब सोचो पॉजिटिव घूमता 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 इसके नीचे आता, यहाँ सोचो यहाँ आ गया। अब सोचो, इस पॉजिटिव को ये नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। माइनस वाला इसको स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? डिस्टेबलाइज। डिस्टेबलाइज। और सोचो, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सोचो, आज के बाद
बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। किसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, जिस रिंग पे प्लस एन लगा है या जिस रिंग पे माइनस एन लगा है या जिस रिंग पे कुछ भी नहीं लगा। बताओ सर कौन जी, ज्यादा स्टेबल होगी? सर जिसमें सिग्मा होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी लेकिन एनर्जी कम हो सर जाएगी। प्लस एम वाला। प्लस एम वाली में जो इलेक्ट्रॉन इस प्लस को दे दे वो हमेशा स्टेबल होगा। जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया था ना, यही पूछा गया था। 4 ऑप्शन देंगे, चारों में से कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल या लेस एनर्जी वाला, तो हमें उसमें क्या ढूंढना था, दिमाग लगा लो। प्लस एन, जिसके पास प्लस एन दिख जाता हम उसको यस, और वही आंसर। समझ में आ गया कोई? यस, ये सर पहले सबसे ज्यादा प्लस एम वाला स्टेबल, फिर एरोमेटिक और फिर माइनस एम ना। एरोमेटिक सारे एरोमेटिक तो कोई रहेगा नहीं ना, सबसे स्मॉल एरोमेटिक हो जाएंगे। तो पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्लस एम वाला, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स विदाउट प्लस एम वाला, और फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स माइनस। आ गया? हाँ सर, थैंक यू। आयरन में से एरोमेटिक आप इसलिए बेंजीन लिख सकते ये सर आरडीएस क्यों लिखे, मेरे को बहुत कंफ्यूज हो रहा है, बताओ ना। हाँ बेटा, यहाँ पे समझ में आ गया? अब आ जाओ तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप का नाम है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। इसको कहते हैं डीप्रोटोनेशन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब हम तीसरे स्टेप में एंट्री करने जा रहे हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाया, दूसरे स्टेप में उसको जोड़कर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, और अब इस प्रोटॉन को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन निकलेगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल वापस से बेंजीन तैयार करेगा। तो सोचो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन बताओ मैं आपको। अब आप सोचो कि आपके पास ये बेंजीन थी जिसमें ये H है, और इसके यहाँ पर पड़ोस में जुड़ चुका है इलेक्ट्रोफाइल, और अब आपका पॉजिटिव यहाँ पर आ चुका है, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब आप सोचो ये पॉजिटिव जब इस पोजीशन पर आ गया तो इसमें एक इफेक्ट जनरेट हुआ जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। इस पे लगना शुरू हो गया प्लस H इफेक्ट। आपको अगर हाइपर कॉन्जुगेशन याद हो तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन में बोलता था कार्बोकैटायन का पड़ोसी sp3 का H नेचर में कैसा हो जाता है, एसिडिक हो गया। अब आप सोचो ये एसिडिक वाला H क्या करेगा, जब आप इलेक्ट्रोफाइल बना रहे थे तो न्यूक्लियोफाइल छूट गया था। मानी बात, जब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो टुकड़ा टूट के कौन सा अलग होगा, न्यूक्लियोफाइल। और अगर वो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे दे तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा कि बेस बोला जाएगा? बेस बेस मैंने डिफरेंस कराया था कि कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी इलेक्ट्रोफाइल को देता है तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, लेकिन अगर वही अपना इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन को दे दे तो क्या कहलाता है, बेस। सोचो जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिला वो घूम के यहाँ पहुंचा और अब उसका नाम क्या हो गया, बेस। उसने क्या किया, इसके साथ बॉन्डिंग की जिससे ये सिग्मा वापस रिंग में चला गया, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और सोचो अगर ऐसा हुआ तो बेंजीन की रिंग अपनी एरोमेटिसिटी वापस ले आएगी, ये देखो वापस एरोमेटिक रिंग बनेगी। लेकिन H के चले जाने के बाद यहाँ केवल कौन रह गया, इलेक्ट्रोफाइल, और साथ में ये प्रोटॉन इस B के साथ जुड़ गया तो बन गया ये H और ये B। अब आप चेक करो जो ये मैंने रिएक्शन कराई वो इन तीनों स्टेप में छुड़ी। अब आप देखो ये रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है। आज के बाद यहां से यहां तक आने के लिए ये 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये 3 स्टेप हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला स्टेप किसको बनाओ, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा किसको जोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल, जिससे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दे। और तीसरे नंबर पर वापस
उसका प्रोटॉन निकाल के उसकी एरोमेटिसिटी को वापस बना दो, जिससे कि H की जगह पर कौन बैठ जाए आपके इलेक्ट्रोफाइल। तो अब आप सोचो, अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल बताता हूँ, एनर्जी में कैसे अप एंड डाउन आया, तो देखो इसका एनर्जी प्रोफाइल किधर है, ये एनर्जी के साथ ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब आप देखो, मैं इसको बताता हूँ कैसे। देखो अब आप सोचो, ये थी एनर्जी का मिनिमम लेवल, यहाँ प्रेजेंट थी अपनी बेंजीन, ये जब ये बेंजीन, अब इस बेंजीन में हमने किसका अटैक कराया, इलेक्ट्रोफाइल का। तो सोचो इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक कराया तो एनर्जी बढ़ी क्या घटी, बढ़ी, क्योंकि देखो एरोमेटिसिटी से कहा जा रहा है वो नॉन एरोमेटिक। इस समय जो हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे तो एनर्जी बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच जाएगी, और इस जगह पर ये बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखो ये आगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ आगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अपने आप को स्टेबल करेगा, इसके पॉजिटिव को घुमाकर, और वापस एनर्जी नीचे आएगी। इस समय सॉरी, ये तो ट्रांजिशन स्टेट बोलूं, सॉरी ये तो है ट्रांजिशन स्टेट जिसमें आपका ये इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ रहा है, ये वाली कंडीशन, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया वो ये सिग्मा। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनते एनर्जी नीचे आएगी। ये दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है सोचो, आप इसमें से कौन टूट रहा है, H प्लस। तो सोचो प्रोटॉन टूट रहा है तो वापस ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी, और फिर ये एनर्जी भी ऊपर आएगी, लेकिन उसके बाद ये क्या बन जाएगा, वापस एरोमेटिक तुरंत नीचे की तरफ उतर के आएगा, और ये बन गया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये आपका जो 2 स्टेप या 3 स्टेप प्रोसेस हुई उसका एनर्जी प्रोफाइल। इसका मतलब अपनी अधिकांश, मैं बताऊंगा कितने अधिकांश रिएक्शन में स्टेप नंबर 2 आरडीएस होता है। अब आप सोचो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर यहाँ पर फिनॉल होता, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, तो फिनॉल होता तो सोचिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता कि लेस स्टेबल होता, स्टेबल होता। तो सोचो ये जो चढ़ाई है ये तो हो जाती, इसका मतलब आप बेंजीन रिंग में जितना प्लस एम इफेक्ट लगाओगे ये पहाड़ी चढ़ना कम हो जाएगा। तो सोचो अभी जो मैंने बेंजीन के ऊपर ये ग्राफ बनाया, अगर मैं फिनॉल के ऊपर ये ग्राफ बनाता तो ये वाला ग्राफ यहीं से प्रोटीन चढ़ जाता, ये पहाड़ी कम चढ़नी पड़ती तो प्रोडक्ट बनने की रेट क्या हो जाती, बढ़ जाती है। यानी आपको ऊपर तो जाना ही नहीं पड़ा और आप फट से प्रोडक्ट की तरफ भाग लिए। तो सोचो जितनी ज्यादा रिंग प्लस एम लेकर आएगी उतना प्रोडक्ट बनने की रेट बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और सोचो अगर मैंने नाइट्रो लगाया तो थोड़ी देर माइनस एम लगने से सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये कम होगी। सोचो ये पहाड़ी ही बनी होगी। तो आप जितना माइनस एम लगाओगे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी तो प्रोडक्ट बनने की रेट कम होगी। तो अब मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? सर यस सर। क्या लिखेंगे? हाँ सर एक मेरे बार को थर्ड स्टेप बताइए ना, थर्ड स्टेप। हाँ थर्ड वाला। आप जो एच इफेक्ट पर आए थे ना, आप कहते थे एच इफेक्ट में होता क्या है कि कोई भी कार्बोकेटायन अपने पड़ोसी sp3 के एच का इलेक्ट्रॉन खींचता है, आइसक्रीम छीनता है। तो देखो ये इस एच की आइसक्रीम से छीन ली। अब आप सोचो अगर ये सिग्मा छीन लिया जाए तो सोचो पहले से 2 के अल्टरनेट पर पाई बन जाएगा जिससे वापस एरोमेटिक। तो तीसरा स्टेप कुछ भी नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन से एसिडिक एच का निकलना। और ये आरडीएस नहीं है, सामान्यतः ये आरडीएस नहीं होता, इसीलिए फास्ट होता है, तेजी से डुबकी मारता है, गोता लगाता है। कुछ एक रिएक्शन में आरडीएस होता है, बाकी सब में सेकंड स्टेप ही आरडीएस होता है। अब आपके सामने सेकंड पॉइंट है। अब आज के बाद पहले तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बेस पर पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हेलो सर हाँ जी, सर ग्राफ को 1 टाइम और बताइए ना प्लीज।
बेटा ग्राफ क्या है समझो आप, ये तीनों स्टेप है, तीनों स्टेप में सबसे पहले आप चेक करो असली ग्राफ इन दो स्टेप का। आप दिमाग लगाओ बेंजीन रिंग इस समय जो शुरुआत करने की वो ये नहीं बेंजीन, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रोफाइल उसमें जोड़ा, अपने दिमाग का यूज करो, एरोमेटिक से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया, तो स्टेबिलिटी कम होने से एनर्जी बढ़ती है। देखो ये एनर्जी बढ़ती है, ये पहला स्टेप। ये छोड़कर ये एनर्जी आपका हाईएस्ट कर रही है, ये एक्टिवेशन दिखाती है। सर रुकिए ना, रुकिए सर, किसी का माइक ऑन है, उसको गाना गा रहा है, उसको माइक ऑफ करके गाने के लिए। गाना बंद करो भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अब आप देखो जो ये हाई पीक आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, और आपको ध्यान है जैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है, और रेजोनेंस से क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सोचो सिग्मा कॉम्प्लेक्स थोड़ा स्टेबल हो गया, तो ये जो एनर्जी नीचे आ रही है, ये वाला पॉइंट, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। अब जैसे आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, थर्ड स्टार्ट हो गया, तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, गौर से लो, फिर बॉन्ड तोड़ रहे हो आप। तो बॉन्ड जब टूटता है तो फिर सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, तो देखो फिर एनर्जी बढ़ी। इसका मतलब ये वाला जो स्टेप दिखाई दे रहा है, ये इस एच का टूटना हो। लेकिन आप सोचो जैसे एच टूट के सिग्मा रिंग में घुसा पाई की फॉर्म में, वापस से क्या बन गया, एरोमेटिक, तो स्टेबिलिटी आने से एनर्जी होता है। तो ये जो एनर्जी ग्राफ है वो इन तीनों स्टेप को प्रूव करता है। क्या मींस हम जो मैकेनिज्म को सोच रहे हैं, एनर्जी का फ्लक्चुएशन हम उसको परफेक्ट, इसको कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल। चलिए इस स्टेप को हटा के मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे एक बार। सर वो मिटा डाले सर, जहाँ पे मिटाया वहाँ पे क्या लिखे थे? कुछ भी नहीं यार, ट्रायल से स्टेप। हाँ वहाँ पे क्या लिखे थे? हटा दो। चलिए अब देखो आप क्वेश्चन जो बनता है, अब कैसे बनता है, इतनी नॉलेज की बात, जो क्वेश्चन बनते हैं देखो वो इस तरीके से बनते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बना आपका which sigma complex is more stable या less energy containing, ये क्वेश्चन आया। उसके एग्जामिनर ने आपको 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी एंड डी। सर ब्लू चॉक से मत लिखिए ना, दिखाई नहीं देता है। ब्लू हटा दूं, फिर सब ब्लू हटा दे। देखो ये जे इमेज में क्वेश्चन है। अब आप सोचो इस समय अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो आपका कौन सा वाला आंसर परफेक्ट होता? सर सबसे नीचे में क्या लिखा है? सबसे नीचे नाइट्रो पैरा लिखा होगा। सर डी वाला। देखो कौन सा वाला सही रहता, देखो एक बार। सर बी।
डी सर, कौन सा वाला? डी वाला लग रहा है, पता नहीं। सेकंड ऑप्शन। देखो आपको अभी पूछा भी था सर के ऊपर कौन सा ग्रुप लगेगा जिससे कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या एनर्जी कम होगी। तो बताओ प्लस एम कि माइनस एम कि जीरो कोई ग्रुप? सर प्लस एम। प्लस एम। प्लस एम है कि सी होगा क्या सर? सर सी आएगा क्या? किसी का प्लस एम है क्या? प्लस एम। सर डी आएगा। अरे मेरा क्वेश्चन बताओ पहले। मैं आपको मैं सिंपल सा बोला है, जिसमें प्लस एम लगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसमें कुछ भी नहीं लगा उसकी सेकंड होती है, बेंजन गिला। और सी सर हाँ, सी। तो सी आएगा सर। तो आप दिमाग लगाओ, सर सी। प्लस एम है क्या? नो सर, नहीं है नो प्लस एम। सर। माइनस एम है क्या? यस है। सर है। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी। लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बेंजीन देंगे। इसका मतलब सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हुआ? सी वन। इनमें से किसी भी 3-4 में से अगर नाइट्रो की जगह OH या NH2 हो जाता तो बी बेस्ट आंसर वही वाला होता। आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इसका ऊपर जो रिएक्शन हमने दी है ये किसका एग्जांपल है? सर ये होगा। बोलिए। अब ये एग्जांपल है, क्या ये एस की रिएक्शन है? नो सर। सर सी होगा ऑप्शन है। एस की रिएक्शन है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये एस की रिएक्शन है, यस और नो? है सर। यस सर है। ऐसे रिएक्शन है? नो सर। नो सर। क्या ये एस की रिएक्शन है? कंफ्यूजन किस बात का? देख के बताओ। क्या ये एस की इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है? तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोफाइल आए, इलेक्ट्रोफाइल जाए, तो एस की। तो इसका मतलब ये भी एस। सर सी। सर सी आएगा ना? सर सी आएगा। अरे रुक जा। तो इसका मतलब अरे तुम चलो तीनों के तीनों एस की दिखाई देती है। लेकिन अब सोचो मैकेनिज्म अगर आपको आती है तो बताओ एस की रिएक्शन में पहले एलिमिनेशन होता है फिर एडिशन होता है या पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है? पहले एडिशन। पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो पहले एडिशन। कौन सा है? डी। डी। आप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बच्चे को मैकेनिज्म आती है वही ये शब्द हो सकता है कि एस की रिएक्शन जो दिखाई दे रही है इसमें पहले क्या हुआ? एडिशन जुड़ा, जिससे सिग्मा कॉम्प्लेक्स हुआ था। याद आ गया? हाँ सर। फिर उसके बाद कौन एलिमिनेट हो गया था? प्रोटॉन। हाइड्रोजन। तो सोचो ये रिएक्शन एस की है लेकिन किसके होते हुए? पहले एडिशन और उसके बाद एलिमिनेट। आप बताओ मेरी बात टेक्निकली समझ में आई? यस सर ऐसा ये क्वेश्चन और दो ना। वो तो अभी आएंगे ना। अभी चलिए पेट्रोल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं ना। हाँ तो वो बन जाएंगे। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, वन टाइम और बताइए ना। वैसे ही बताया तो फिर भी पूछ ले क्यों माने मार रही है कि आवाज नहीं आ रहा? आवाज तो
मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा सर। सर मेरा नेटवर्क इशू है। तो मैंने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझो। आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और आपका इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इसका मतलब अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 3 जगह पर एस ई लिखा है, इसमें इन 3 में से आंसर है। ये नहीं हो सकता, पहला पॉइंट ये क्लियर हो, इसमें तो न्यूक्लियोफिल आ गया और यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, जिस बच्चे को मैकेनिज्म आती है उसको पता है कि सबसे पहले इसमें एडिशन होता है। देखो मैकेनिज्म देखो जो मैंने कराई है, उसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ के सिग्मा बना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. यस सर। यस सर। एडिशन हुआ, उसके बाद कौन निकला? ये रिएक्शन एस की किसके होते हुए बनी? पहले एडिशन और फिर एलिमिनेशन। अब हटा दो इसको, ये लो सर। यस सर। चलो सर, अब ये तो हुआ मैकेनिज्म का। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक और टेक्निकल पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन शुरू करेंगे कि प्रॉपर रिएक्शन। ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कहने जा रहे हैं। काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। इसका नाम है KIE, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। क्या होता है पहले मैं आपको क्लियर ही कर दूं, आइसोट्रोपिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहला केस नंबर 1। सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हेडिंग को? हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा, आपका काइनेटिक का मतलब हो गया गति और आइसोट्रोप का मतलब हो गया समस्थानिक प्रभाव। तो गति समस्थानिक प्रभाव KIE, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। इसका मतलब है कि इन सेकंड स्टेप इज RDS। अब ध्यान आ गया सेकंड स्टेप कौन सा था? सेकंड स्टेप याद अगर आपको हो तो कौन सा था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, याद है इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स था। यस सर। तो ये कहता है यदि सेकंड स्टेप RDS हो देन नो KIE एप्लीकेबल। इसका मतलब अगर सेकंड स्टेप RDS है तो KIE इफेक्ट नहीं लगेगा। आप सोचो क्यों? क्योंकि आपको पता है आइसोटॉप हमारे पास है H, आपके पास है D, आपके पास है T, ये 3 आइसोटॉप। तो आप सोच के देखो, ये आइसोटॉप में से आपका H या D या T का निकलना सेकंड स्टेप में होता है कि थर्ड स्टेप में होता है? Third. थर्ड। तो क्या RDS है क्या? नो सर। तो सोचो, आप H की जगह D लिख दो, D की जगह T लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है RDS के ऊपर। और RDS तो कौन सा स्टेप? सेकंड। यदि आपकी बेंजीन अगर C6H6 है, आपकी बेंजीन C6D6 है, अब अगर आपकी बेंजीन C6P6 है, इसको कहते हैं बेंजीन, इसको कहते हैं ड्यूटेरोबेंजीन, इसको कहते हैं ट्राइटियोबेंजीन। तो मैंने देखो H की जगह पर आइसोटोप लगा दिए, तो सोच के बताओ क्या रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी पर किसी तरह का कोई प्रभाव आएगा क्या? नो सर। लगा दो, D की जगह T लगा दो, तो क्या किसी की रेट ज्यादा और किसी की रेट कम होगी क्या? नो सर। तो क्यों? क्योंकि आपका इनका निकलना थर्ड स्टेप में होता है, लेकिन RDS कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप में। इसके ऊपर ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए अगर एग्जामिनर आपको एग्जांपल जब देगा, कौन कौन से एग्जांपल देगा मैं आपको भी देता हूँ। सभी तरह के हैलोजिनेशन,
क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कोई भी कराओ ये वाला स्टेप बन जाएगा। इट मींस C6H6 लो, C6D6 लो, C6P6 लो, कोई रेट का अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से आपका नाइट्रेशन, आज के बाद आप नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो कोई सा भी ले लो, चाहे बेंजीन, चाहे ट्राइक्लोबेंजीन, चाहे ट्राइक्लोबेंजीन, तीनों की रेट कैसी रहेगी? सेम। उन पे ये इफेक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि इस इफेक्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो तब लगता है जब इनका निकलना आरडीएस है। लेकिन आप पढ़कर आए हो कि इनका निकलना आरडीएस नहीं है, इसीलिए ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नाम सुना होगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो आज के बाद जितनी भी ये रिएक्शंस हैं, ये सभी की सभी रिएक्शन पे ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका रीजन है क्योंकि इन सभी रिएक्शन का कौन सा स्टेप आरडीएस है? सेकंड आइसोटॉप का निकलना तीसरा स्टेप है। इनका आपस में कोई नहीं है, ये तीनों के तीनों एक जैसी रेट में चलेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें केस चेंज कर दूं, ये केस नंबर सेकंड, और वो है इफ थर्ड स्टेप इज आरडीएस। अब कल को अगर किसी रिएक्शन में तीसरा स्टेप आरडीएस हो, जो कि होगा किसकी लिमिटेड कुछ रिएक्शन में, तो सोचो देन आइसोटॉपिक इफेक्ट एप्लीकेबल। अब आप सोचो जिन रिएक्शन में तीसरा स्टेप आरडीएस हो गया, तो आपको ध्यान है तीसरे स्टेप में इनमें से जो जितना भारी होगा उसका निकलना उतना मुश्किल होगा। तो आपको अच्छे से ध्यान है कि टी का मास ज्यादा है, टी का उससे कम है, जितना हल्का होगा जल्दी सिग्मा छोड़ के भाग जाएगा। तो सोचो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन C6H6, C6D6 और C6P6 में से किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? बेंजीन की। बेंजीन की ज्यादा होगी, और ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगी। तो जो रटने वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा आसान काम हो गया कि आज के बाद हेलोजिनेशन कोई सा भी हो, नाइट्रेशन कोई सा भी हो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कोई सा भी हो, ये वाली चीज याद कर ले, यानी कि मींस इनका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बराबर होगा, इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आज के बाद आप करते हो सल्फोनेशन, आज के बाद आप करते हो आयोडोनेशन, तो ध्यान रखना इन दोनों रिएक्शन के लिए ये केस काम है। तो रटने वाले बच्चों के लिए भी काम हो गया। पढ़ा आपने इतना सारा टेक्निकली, लेकिन अगर आप रटते भी हो तो आज आसान हो गया कि जब जब आपको इनमें से कोई रिएक्शन मिले तो ये ऑर्डर याद कर लेना, और जब जब ये दोनों में से कोई रिएक्शन मिले तो ये ऑर्डर याद कर लेना। किसी बच्चे को इसका रीजन समझना हो तो रीजन बड़ा क्लियर है कि सेकंड स्टेप के आरडीएस होने पर थर्ड स्टेप में कौन क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर थर्ड स्टेप आरडीएस है तो फिर अपने को फर्क पड़ता है, क्योंकि H के निकलने की रेट D के निकलने की रेट से ज्यादा होती है, क्योंकि जितना मास बढ़ता जाएगा उतना सिग्मा उससे छीनना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ध्यान है तीसरे स्टेप में हम सिग्मा छीन के एरोमेटिसिटी डेवलप करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे को चुप मत खाना, हटा दो इसको। क्या चल रहा है इधर? सर रोज जी का है, रोज का। चलिए अब आपके हाथ में सारे बेसिक आ गए, अब आप सारी रिएक्शन कर सकते हो। अब आप देखो मैं वन बाय वन आपके सामने रिएक्शन में जा रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका बेसिक क्या क्लियर हो गया? पहले रिपीट करो फटाफट दिमाग के अंदर। आज के बाद एस की रिएक्शन जो होती है वो वाया एडिशन एलिमिनेशन होती है। इस लाइन का डिटेल दिमाग में लिया, 3 स्टेप दिमाग में लिया। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दूसरा स्टेप जो आरडीएस होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा,
और तीसरे स्टेप में प्रोटॉन निकल के वापस से एरोमेटिसिटी करेगा। ये हमारे 3 स्टेप है, यही काम आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes. पहले भी शुरू करने जाना पड़ता है। इस रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन। ये हमने जाना है हैलोजिनेशन, और इस हैलोजिनेशन में रिएजेंट कौन है देखो। इसमें रिएजेंट डलेगा H2 क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, लेकिन साथ में कौन डलेगा? साथ में डलेगा लुईस एसिड। क्यों डलता है इसका रीजन बताऊंगा। लुईस एसिड, लुईस एसिड में आप किसको ले सकते हो? AlX3 को, AlCl3, AlBr3 ये ले सकते हो, या ले सकते हो Fe+X2 जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं FeX3, FeCl3, FeBr3। इसकी जगह आप ले सकते हो Br3, इसकी जगह ले सकते हो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, आप ले सकते हो इसकी जगह पर SnCl4। ये सब के बोर्ड से बाहर है सर। ये सब इलेक्ट्रोफाइल, ये सर सब अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी बाहर। अब आ गया ना। तो ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है, सबके सब लुईस एसिड है। इनका क्या काम है मैं भी आपको बताऊंगा। ये हैलोजन कैरियर्स कहलाते हैं, सब लुईस एसिड है। अब देखो ये कैसे काम करते हैं, इनका तरीका बताओ। ये रिएक्शन है, ये आपने ये बेंजीन, ये आ गया आपका H, और आपकी बात ये लिया मैंने एरो के ऊपर X2, और ये डाल दिया मैंने AlX3, और आपकी रिएक्शन में क्या हो गया? ये बेंजीन के ऊपर X ने अटैक किया, H की जगह X आ गया, और यहाँ से H निकल गया बाहर, ये लो सा बन गया HH। ये है रिएक्शन, ये है रिएक्शन। लेकिन आप अच्छे जानते हैं इस रिएक्शन को करने के लिए कितने स्टेप काम कर रहे थे? 3। पहला स्टेप कौन सा था? जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता हूं। अब कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने का तरीका देखो। जब आपने X2 लिया तो देखो ये इस समय हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या आपने जो भी लिया। अब इसके कांटेक्ट में है कौन? AlX3। अब लुईस एसिड कौन होते हैं याद करो? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं? देते हैं। लेते हैं बेटा, पेयर लेते हैं। तो इस जो लेगा इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तभी तो लुईस एसिड है। अब जैसे इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, देखिए इस समय आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। देखिए ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एक बॉन्डिंग हो गई। और इस बॉन्डिंग में जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर तो आ गया नेगेटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और आपको ध्यान है हैलोजन्स पॉजिटिव को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव नेवर हेल्प पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला बॉन्ड वीक, इससे क्या होगा? ये वाला X इस वाले X के इलेक्ट्रॉन लेके ये साइन इसको कराएगा, और देखो इसके तुरंत 2 टुकड़े। अब 2 टुकड़े होते हैं, देखो इस X पे बन गया प्लस साइन, और अब आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रॉन। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन। और टूट के कौन अलग हो गया? टूट के अलग हो गया Al, और आपके X के पास 4। तो याद करो, मैंने आपसे कहा था ना, ये वही है जो तीसरे स्टेप पे बेस बन के पहुंचेगा। याद है मैंने कहा था टुकड़ा टूट के जो न्यूक्लियोफाइल अलग हुआ, ये तीसरे स्टेप पे प्रोटॉन को पकड़ने के लिए जाएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, याद आ गया? यस। अब सेकंड स्टेप आपके दिमाग में वही है, बस उस सेकंड स्टेप में E+ की जगह इसको रखो। अब आप सोचो ये सीधा किसके पास जाएगा? बेंजीन के पास, और बेंजीन में ऐड हो जाएगा। सेकंड स्टेप एडिशन रिकॉल कर लो दिमाग के अंदर, जिससे बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा सोचो आप? ये निकल जाएगा। तो तीसरे स्टेप प्रोटॉन है, उसको कौन पकड़ के बाहर खींचेगा? AlX4।
जिससे कि वो बन जाएगा HX, क्योंकि AlX4 में से X माइनस निकल जाएगा और वापस अपनी जगह पे कौन आ जाएगा, AlX3। तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है AlX3। इसका काम सिर्फ इतना। सर एक बार और बोलो ना, एक बार और बता दो ना, समझ नहीं आ रहा। अरे जो भी स्टेप करा है वही तो मैंने अपना पावर बढ़ाओ। देखो पहला स्टेप ये है, ये पहला स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप, हाँ अब दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो दूसरे ये भाई मुर्गाना कैसे से बता दो। अब आपका यहाँ फॉर्म x प्लस में अटैच किया, पहले को घुमा तो सोचो इस बेंजीन रिंग में ये रहा आपका H और ये रहा आपका X और ये बन गया आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला सेट। याद आ गया? हाँ, अब सोचो पॉजिटिव यहाँ से चल के यहाँ से चल के यहाँ पहुंचेगा, रेजोनेंस करेगा। जैसे रेजोनेंस यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचते इसके लग गया हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन लगते फिर ये आ जाए सामने, ये इसमें से प्रोटॉन को बाहर निकाले तो प्रोटॉन के बाहर निकलते यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो सोचो ये वाला कंपाउंड बन गया और जो AlX4 ने इस H प्लस को पकड़ा तो ये फिर टूट जाएगा, ये टूट जाएगा AlX3 एंड X माइनस में। इस X माइनस को क्या मिल गया का प्रोटॉन। सर आपका रिएक्शन कंप्लीट। असली मेहनत अब आपकी सिर्फ ये रह गई, बाकी दो स्टेप तो रिपीट ही करने हैं। ग्रुप में सब कैसे बोल रहे हैं मम्मी, अब बस यार मैं नहीं सोच सकती, छुट्टी देने वाला आधा घंटा माइक ऑफ कर दी। अरे माइक ऑफ करो। अब आप सोचो, अब दिमाग लगाना, आज के बाद सिर्फ पहला स्टेप करने में दिमाग लगाना, बाकी सेकंड एंड थर्ड तो वही रिपीट होगा। बस इतना दिमाग लगाना कि अगर ये क्लोरीन हुआ तो C6, B6 और T6 एक जैसे चलेंगे। अगर ये ब्रोमीन हुआ Br+ तो भी C6, T6 और B6 बराबर चलेंगे। लेकिन अगर ये I+ हुआ तो फिर C6H6 की रेट C6B6 से ज्यादा होगी, बस क्योंकि इसका तीसरा स्टेप आ गया जाएगा। इतना सा चीज है बस, यानी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होंगे, इतना सा पॉइंट एक्स्ट्रा। अब बताओ मेरी बात समझ में आई? अब आज के बाद पेपर में रिएक्शन ऐसे आएगी, ये रिएक्शन नंबर ए, बेंजीन एरो के ऊपर क्लोरीन प्लस AlCl3 ए होगा। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा पेपर में। अब आप उस लेवल पे आ रहे हो जब आप दिमाग लगा सकते हो इसका आंसर 1 सेकंड। जितनी आपने मेहनत की उतना फायदा मिलेगा। अब देखो 1 सेकंड में आपको आंसर दिखाई दे रहा है। अब आपको साफ दिख रहा है इसने क्या किया, इसमें से क्या टूटा, इसमें से कौन कहां गया, किसको धक्का मार के बाहर निकाला। यहाँ तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। बन गया क्लोरोबेंजीन। हाँ क्लोरोबेंजीन। हाँ आ गया। अब दूसरा हाँ। बी क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया टॉलुइन। अब मान लो आपने टॉलुइन का चेक कर लिया, यहाँ लिख दिया ब्रोमीन प्लस Fe ए होगा, ये रहा। अब आपको अपना दिमाग में हल्का सा इसका संजय लीला भंसाली का ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तो बेंजीन नहीं थी, कहीं पे अटैक कर दो, लेकिन इसमें कहीं पे अटैक नहीं चलेगा, इसका कहना मानना पड़ेगा। तो सोचो ये जो अपना काम कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन इसके कारण अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, आर्थो और पैरा में। कितने प्रोडक्ट बनेंगे ए में? तो ए में बनेंगे 2 प्रोडक्ट। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट? टॉलुइन के एक तो ऑर्थो पे भी अटैक करेगा, एक पैरा पर अटैक करेगा। हालांकि पैरा ज्यादा बनेगा क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स कम है, तो पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। हालांकि वो क्वेश्चन भी बनता है आपके लिए, लेकिन फिर भी हिंट देता हूं कि स्टेरिक इंडेक्स का फैक्टर लगेगा तो ये ज्यादा उत्पाद बनेगा। अब आप रिएक्शन अगर सी कैटेगरी में होती नाइट्रोबेंजीन और एरो पे लिख देते क्लोरीन प्लस FeCl3, तो सोचो आपका आंसर। सर मेटा पे लगेगा ना सी। अब देखो, अब ये पॉइंट है, आपको ये कनेक्शन करना है। अब आपके पास सब चीजें नॉलेज में आ चुकी है। अब आज के बाद आप तुरंत समझ गए कि बेंजीन रिंग में
हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पहला पॉइंट, क्योंकि बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा पॉइंट कि बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप लग जाए तो डायरेक्टली फ्लेक्सिबल हो जाता है। -m लगेगा तो मेटा पे जाएगा, प्लस का कोई भी लगेगा तो और पॉइंट पैरा, और नहीं तो कहीं भी लगा। और इसके स्टेप आपको नॉलेज में है तो आपके आंसर बनने आसान है। अब बताओ क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सर सी का प्रोडक्ट यस बताइए। सर। बढ़िया। सर सी में मेटा में लगेगा, किसमें? सी में। हाँ मेटा में, क्योंकि माइनस है ना भाई, ये फिर आप सीख कर ही आ रहे ना, आपको पता है तो माइनस है, माइनस हमेशा मेटा में बेस्ड है, तो मेटा बेस्ड इसको आंसर खत्म। अब सोचो पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब पेपर में क्वेश्चन सिर्फ आपकी समझदारी की बनेगी, अगर बेसिक चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। अब पेपर में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, देखो कल को ऐसे पूछेगा। सर आज का टाइम अप हो गया शायद। कोई बात नहीं बेटा, टाइम ऑफ करके क्या करना अपन सीख लेते थोड़ा सा। ये देखो ये रहा आपके सामने, यहाँ पर लिखा मान लो मैंने ब्रोमीन प्लस Fe। अब आप सोचो दो रिंग है, फर्स्ट एंड रिंग सेकंड, सोच के बताओ आपके Br का अटैक किस रिंग में होगा? सर सेकंड रिंग में। सेकंड रिंग में क्यों होगा, समझ में आ गया? यस सर, उसमें +m दिखा रहा है वो। सही, क्योंकि ये वाला जो O है वो दिखा रहा है +m, क्योंकि ये -m, और ये बता रहा है इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद है। जैसे अपन कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है तो वैसे इलेक्ट्रोफाइल कौन पसंद है, जो रिंग एक्टिवेटेड है कि जो रिंग डीएक्टिवेटेड है? एक्टिवेटेड। इसीलिए आपका रिंग का अटैक किसी होगा रिंग सेकंड में, और रिंग सेकंड में भी ऑर्थो और पैरा में से भी कहा जाएगा पैरा, क्योंकि इसका स्टेरिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो पैरा पे ज्यादा बनेगा। आप सोचो यही रिएक्शन ऐसे हो जाए। जब एग्जामिनर आपसे आपकी नॉलेज पूछेगा और पूछे बेसिक नॉलेज, क्वेश्चन कोई खतरनाक नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अब देखो इस समय आपके सामने ये कंपाउंड दे दिया, अब बच्चा इसकी शक्ल देख के घबरा जाता है, जबकि अगले तो ऐसा कुछ पूछेंगे, अगले तो बहुत बेसिक चीज पूछी है। बिल्कुल तीर को आंख पे निशान लगाना है, तो सोचो Br Fe, ये बेंजीन रिंग, तुरंत समझ गए सब, इसमें इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा तो बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। बेस पसंद है। इस बेबी को कौन सा बेस पसंद है, ये वाली रिंग का कि इस वाली रिंग का पिज्जा बेस पसंद है? पहली वाली का। माइनस है तो इस रिंग में नहीं जाएगा, वही तो पहली वाली। देखो ये रहा +m, और +m में वो कहा जा सकता है और पॉइंट पैरा, लेकिन देखो दोनों और को भरे हुए, तो फिर जगह कहाँ बची केवल पैरा। तो सोचो आप पैरा में। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। सर यही वाला एक बार और। यस सर। इस सब एक ही बात, देखो मैंने कुछ भी नहीं बात, मैंने वही बात बोली है, मेरी बात को भी ढंग समझना। बेंजीन जब जब आएगा समझ जाओ वो न्यूक्लियोफाइल, वो अपने ऊपर किसका अटैक कराएगा? इलेक्ट्रोफाइल। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, देखो एरो पर आप इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ रहे हो, पहला पॉइंट क्लियर है, सब जगह इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ रहे हो, पहला पॉइंट। अब दूसरी बात, बेंजीन के अंदर अगर संजय लीला भंसाली लगा दिया तो फिर संजय लीला भंसाली के अनुसार जाना पड़ेगा। संजय लीला भंसाली नहीं है तो कहीं भी अटैक कराओ, संजय लीला भंसाली ये है तो ऑर्थो पैरा बनाओ, संजय लीला भंसाली ये वाला है तो मेटा पे भेजो। लेकिन अगर कल को संजय लीला भंसाली दोनों हो जाए तो फिर कौन सा संजय लीला भंसाली चलेगा, जो एक्टिवेटेड है डीएक्टिवेटेड? वो गलती चालू हो गया यार। आ गया सर, आ गया। अरे सॉरी बोल दी थी। अरे अरे यार छुट्टी हो गई, चलो अपने आ गया सर। हाँ वापस आ गया। सर आ गया। गोलगप्पा खाने को जल्दी। भंसाली कौन सा वाला है समझ में आ गया? तो संजय लीला भंसाली रिंग 2 है, +m वाले में भेजोगे कि -m वाले में? +m में। +m में। अब सोचो कल को इस तरह का संजय लीला भंसाली, तो सोचो बेसिक नहीं बदलते, सिर्फ एग्जामिनर पेपर में शक्लें बदलेगा।
और रटने वाला बच्चा शक्लों से कंफ्यूज होता है और आंसर गलत निकालता है, जबकि 3-4 पॉइंट याद करने में बेंजीन अटैक इलेक्ट्रोफाइल होगा संजय लीला बंसाली को और बेबी को बेस पसंद पसंद है। कैसे ओके सर। अब बात सुनो, जो मैंने आज कराया है वो ढंग से कर लेना, क्योंकि कल इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कल सारी रिएक्शन इसी पर बेस्ड है सारी, तो ये तैयारी करके पूरी आना। सर साइड प्लीज। हाँ साइड। सर सर जी जो आप बताए ना उसी को ना कल थोड़ा सा आंसर कंफ्यूज रहूंगी ना, तो आप बता देना कल, ठीक है? आज लेट हो रहा है तो आदमी पूछती हूँ। सर गुड नाइट सर। थैंक यू सर। सर अब नहीं पढ़ सकते। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट सर। सीधा कृपया शांति बनाए रखें। सर कभी बोल रहे तो 2 मिनट रुको, मेरी बात तो सुन लो। बोलूं? बोलो। यस सर यस सर यस सर यस सर। अब आप मेरे हिसाब से सबसे लकीएस्ट पर्सन हो गए हो, क्योंकि हमारी टीम के अंदर एक और नग जुड़ गया बहुत बढ़िया वाले करीर सर। मेरे सीनियर हैं और बहुत ही बढ़िया टीचर जो आपको इनॉर्मली पढ़ा रहे हैं, तो शायद आप बहुत लकी हो कि आपको करीर सर जैसे टीचर मिल गए। तो अब दिमाग का ढंग से यूज करते हो। एक आपका दूसरा सोने में सुहागा कि डेट आगे मिल गई अगस्त तक की अपने को, तो अब जम के लग जाओ, सिलेक्शन 100% श्योर है। समझ में आ रही है बात? खूब आराम से पढ़ो, खूब ओके सर। आपके साथ है ऑलवेज, ठीक है? ओके